सुनने वालों को मैं शरद त्रिपाठी, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा, आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और जो भी हमारे दिव्यांग साथी, दिव्यांग भाई, विशेष रूप से हमारे नेत्रहीन साथी दूर दराज के इलाकों से सुन रहे हैं, तो आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लिया है बातचीत का। और आप अब ट्यून इन रहे हैं हमारे साथ 90.4 FM पर। आज हमारे साथ हैं अली असगर बोरा। अली भाई जो हैं वो इस समय शोध कर रहे हैं, अपना PhD कर रहे हैं और आपको फेलोशिप मिली हुई है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपके पास है। और इस समय आप पब्लिक पॉलिसी फॉर डिसेबल्ड के विषय पे शोध कर रहे हैं। सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आपका शोध कार्य चल रहा है। अली भाई, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। अली भाई, आज जो हमने विषय रखा है इस पर हम बहुत दिनों से बातचीत करना चाह रहे थे, और ये एक हम कहें कि कंट्रोवर्शियल, मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट नीड का विषय है, ख़ास तौर पे स्क्राइब यानी कि श्रुत लेखक। तो श्रुत लेखक यानी जो सुन के लिखता है आपके लिए परीक्षा के अंदर, विशेष रूप से नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए। नेत्रहीन साथियों के साथ एक परीक्षा कार्य करते समय एक समस्या रहती है, क्योंकि क्लासरूम में तो लेक्चर मेथड से आपको ज्ञान मिल जाता है और आपको ऑडियोज मिल जाते हैं अपने किताबों के, कंटेंट के, लेकिन जब आप उसको डिलीवर करने की बात आती है, क्योंकि हमारे देश में, हमारे मुल्क की जो शिक्षा पद्धति है उसमें परीक्षा एक महत्वपूर्ण माध्यम है अपने आप को साबित करने का, अपनी जगह बनाने का, चाहे वो कॉम्पिटिशन्स हो, चाहे वो एकेडमिक हो, शिक्षण कार्य हो। तो श्रुत लेखक का जो विषय है उसको लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हम सबसे पहले इसमें शुरू करना चाहेंगे कि एक स्क्राइब जो है, श्रुत लेखक, किस प्रकार से कार्य करता है अली भाई, ब्लाइंड व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो? देखो, श्रुति लेखक की वही महत्ता है जो एक सारथी की तरह आप मान सकते हैं उसको जी। होता क्या, जैसे आपने साल भर श्रम किया, अब परीक्षा की घड़ी आई जी, तो आपके पास कंटेंट है, और लेकिन आपको उस कंटेंट को आंसर शीट में देना है। हमारे यहाँ ये है कि ब्रेल स्क्रिप्ट का एक स्कोप है, उसके आगे आप अधिक से अधिक हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक आप ब्रेल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जामिनेशन में जी। और अगर कहीं हो भी रहा किसी विश्वविद्यालय में तो शायद वो बहुत एक दुर्लभ उदाहरण है जी। तो होता ये कि आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, सिर्फ श्रुति लेखक का मतलब कि मैंने बोल दिया और सामने वाले ने उसको लिखा, यहीं तक ये सीमित नहीं है जी। जितनी अच्छी हमारी कम्युनिकेशन स्किल है उसको उतने ही अच्छे से एक्सप्रेस भी करना होता है, क्योंकि उसके दो काम होते हैं। एक तो क्वेश्चन पेपर को पढ़ के भी सुनाएगा, हमारे यहाँ क्वेश्चन पेपर दोनों भाषाओं में आते हैं, इंग्लिश हिंदी में, खासकर राजस्थान में तो जी। तो ये ज़रूरी होता है। ये तो सही है कि किसी भी व्यक्ति का एक मीडियम होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको एक ट्रांसलेशन समझ नहीं आया तो आप दूसरा ट्रांसलेशन पढ़ना चाहते हैं, आप इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं या हिंदी को पढ़ना चाहते हैं। आप अपने श्रुति लेखक से कहेंगे, श्रुति लेखक जो होता है वो कितनी स्पीड में आपको पढ़ के सुना रहा है। कई बार ये होता है कि उनके प्रोनाउंसिएशन वो ऐसे होता है, एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थ को बदल भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये लो कि अगर मैं किसी राजस्थान में किसी गुजराती छात्र से, या राजस्थान में ही मैं दक्षिणी राजस्थान में और किसी पश्चिमी राजस्थान के रहने वाले बच्चे से अपना एग्जाम लिखवाऊंगा तो उसका एक्सेंट थोड़ा सा बदला आएगा, ठीक है जी। अब बात है प्रोनाउंसिएशन पे। तो प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है कि जब जो पढ़ता है, जो बोलता है, उसका उच्चारण अच्छा होता है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होता है कई बार, तो वो उस शब्द को कैसे प्रोनाउंस करना है, खासकर अंग्रेजी में तो ये दिक्कत होती ही है जी। और क्योंकि अंग्रेजी में एक वो साइलेंट अल्फाबेट्स का भी कॉन्सेप्ट होता है कि आप ऑफन OFTEN है, तो जिसे पढ़ता है वो ऑफन पढ़ेगा, नहीं तो कोई ऑफ्टन पढ़े तो आप नहीं समझ पाएंगे कि अर्थ क्या है जी। तो एक तो इसका प्रोनाउंसिएशन का एक्सेंट और वो हमें कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, एक ये होता है। दूसरा ये कि आप जब बोलते हैं तो आपका बोलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपका खुद का प्रोनाउंसिएशन गलत है जी। तो ये आप उम्मीद करें कि वो अप्लाइड माइंड लगाकर वही लिखे जो आपने बोला तो गलत है, लेकिन उसका अर्थ नहीं आ रहा है तो वो सही लिख दे। ये कई बार होता है कि कुछ स्क्राइब और स्मार्ट होते हैं, ब्राइट होते हैं, तो वो संदर्भ के हिसाब से पता लगा लेते हैं कि एक्चुअली शब्द कुछ और बोला गया है और सुनाई कुछ और पड़ रहा है। तो स्क्राइब इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपने तो पूरे साल भर पढ़ाई की होती है, लेकिन वो पूरे साल भर आपने जो पढ़ाई की है, आपने जो अध्ययन किया है, उसका मूल्यांकन 3 घंटों में जो आपने उत्तर पुस्तिका भरी है जी, उस उत्तर पुस्तिका में लिखे हुए शब्दों से ही आपका मूल्यांकन होगा, चाहे आप कितने भी विद्वान हो। अगर श्रुति लेखक से गलती हुई जी, तो वो गलती आपकी गलती है जी। अब हमारे यहाँ इशू ये है शुरू से, अब आप ये है कि एक तो उस पर आप आगे बढ़े हैं अली भाई, चुनौतियाँ जो हैं विशेष रूप मैं उसी पर एक बार चाह रहा था कि हम और विस्तार से बात कर पाएँ।
जैसे कि श्रुत लेखा को लेकर क्या चुनौतियां हैं दिव्यांग साथियों की? जैसे फॉर एग्जांपल आपने जैसे बताया कि अंग्रेजी में जब वो लिख रहा है, बात कर रहा है या बोल रहा है, उसको कमांड्स दे रहा है, तो अब वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है US एब्रीवेशन में, वो उसको पढ़ रहा है अस, है ना। अब वो एक आपके 5-10 सेकंड तो यही समझने में निकल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे साथ आज मॉर्निंग में हुआ कि वो लिखा हुआ था U/S अंडर सेक्शन, हाँ, तो अब वो उसको पढ़ रहे थे UYS। तो इस प्रकार से 3 घंटे के पेपर में, लेकिन इस चुनौती को मीट आउट करने के लिए अतिरिक्त समय का प्रावधान भी दिया गया है श्रुत लेखक के साथ में काम लिखते समय। 1 घंटे पर 20 मिनट का प्रावधान है भारत सरकार के नियमों के अनुसार, जो कि लेटेस्ट नियम हमारे हाथ में है। तो चुनौतियाँ क्या क्या हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था। देखो, एक्चुअली ये है, आप ये समझे कि आप किस स्तर की परीक्षा दे रहे हैं। मान लीजिए आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्तर की अगर परीक्षा देते हैं तो उसके शब्द जटिल हो जाते हैं, अवधारणाएं जटिल होती हैं, विषय वस्तु भी उतनी ही जटिल हो जाती है। अगर आपका श्रुति लेखक आपसे जूनियर भी है, लेकिन अध्ययन करता है, समझता है चीजों को, उसकी अगर आदत है अखबार पढ़ने की या कुछ भी पढ़ने की जी, तो वो जब US को पढ़ेगा तो उसे पता है कि वो अमेरिका के संदर्भ में पढ़ रहा है उसको, क्योंकि वो जब वाक्य पढ़ता है हमेशा शब्दों को उसके संदर्भ में ही देखा जाता है। तो ये नहीं कि श्रुति लेखक का काम, मैंने जैसे आपको कहा ना कि अप्लाइड माइंड उसका हो, ये एक अनिवार्य शर्त तो नहीं है, लेकिन ये हो तो बेहतर है। तो जब कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंध के स्तर में पढ़ रहा है या कोई ऐसा, या वो इतिहास के संदर्भ में पढ़ रहा है, किस संदर्भ में उसको देख रहा है, या उसको लगता है कि ये कोई वैज्ञानिक शब्द है, कोई साइंटिफिक टर्म है जी। उदाहरण के लिए आप इसको ले लो, CO2 को जब कई बार पढ़ा जाता है, तो मान लीजिए चलो कोई साइंस का विद्यार्थी है, तो मैं CO2 बोलूंगा, वो CO2 में 2 कहाँ लगाना है उसे पता है। जैसे हम तो ब्रेल से पढ़ लेते थे या सुनते हैं, तो हमें CO2 ही सुनाई देता है, पर वो लिखा कुछ अलग तरीके से जाता है। लेकिन वो 2 जो है वो ओ के नीचे, उसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट में जाता है। सबस्क्रिप्ट अब स्क्रिप्ट में आएगा, वो तय करना होता है। ये दूसरा ये भी है। तो ये जब साइंस का विद्यार्थी आपके लिए बैठा हुआ है, मतलब ये नहीं कि उसका ज्ञान उतना उन्नत हो, लेकिन उसको बेसिक समझ हो। तो जब आप ये बोलते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ब्रैकेट में CO2 लिख लेना, तो आप ये उम्मीद करके चलते हो कि फिर मुझे अब ये नहीं बताना कि सबस्क्रिप्ट में 2 लिखना, अब स्क्रिप्ट में लिखना। हाँ, उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी ये होता है, खासकर। खैर देखो, विजुअली इम्पेयर्ड साथी जो है हमारे, वो ज्यादा लंबे उच्च शिक्षण तक तो गणित को नहीं लेके चलते जी, लेकिन 10वीं स्तर तक तो अनिवार्य है। तो गणित में कई बार सूत्र समझाना, ठीक है, फिर कैलकुलेट खुद को करना। तो सूत्र समझाने के लिए कई बार क्या होता है कि काफी, जैसे आपने बताया कि 10 डिवाइडेड बाय 20 into 5, ठीक है, अब उसको वो चाहे कैसे भी लिखे, लेकिन आपको अगर ये पता है कि आपको कैसे लिखवाना है उसको, क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन का अपना तरीका होता है, ठीक है। मान लिया 10 डिवाइडेड बाय 20 into 5, मैं चाहता हूँ कि 20 into 5 जो है वो है 10 डिवाइडेड बाय into 5 नहीं। अगर 10 डिवाइडेड बाय into 5 है तो वो 10 डिवाइडेड बाय 20 into 5 है, तो into 5 जो है वो 10 डिवाइडेड बाय 20 का है। लेकिन मेरी ये भावना नहीं है, मेरी भावना है कि 10 डिवाइडेड बाय 20 into 5 यानी 10 डिवाइडेड बाय 100 है। एक्चुअली वो 20 into 5 का 20 से संबंध है, ना कि 10 डिवाइडेड बाय 10 से, 20 से। तो यहाँ आप दिक्कत कर जाती है कई बार कि आपको क्या लिखवाना था और वो क्या लिख गया, क्योंकि इंटू अगर सही जगह नहीं लगा हुआ था। खैर ये सामान्य दिक्कत है, मेरे को ऐसा लगता है ये होती है, और इसमें कई बार अर्थ का अनर्थ होता है। लेकिन हाँ, 80-90% तो आप सही जाते हैं, क्योंकि 10% 20% की संभावनाएं तो रहती है। तो आपने अभी अपने कुछ उदाहरण दिए, या आपने विद्यालय शिक्षा से संबंधित दिए हैं। आप शोध कर रहे हैं, आप एक शोधकर्ता हैं इस समय और रिसर्च स्कॉलर के रूप में। तो अभी क्या चुनौतियां आपकी हैं एक नेत्रहीन व्यक्ति के नाते होने के नाते? एक्चुअली हम लोग क्या हुआ कि पिछले कुछ वर्षों में जब से ICT का एडवेंट हुआ है, इसका जितना इवोल्यूशन हुआ है, एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, खासकर वैज्ञानिकों के, इंजीनियरिंग समुदाय में जो सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कुछ संधियां भी है, भारत सरकार के भी कुछ उत्तरदायित्व है उनके, लागू लादे हुए हैं उन्होंने। तो अब क्या टेक्नोलॉजी जो डेवलपर्स हैं, जैसे आप एंड्रॉयड फोन्स आते हैं आपके, वो सारे एंड्रॉयड फोन्स में एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन होता है, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि आप, क्योंकि रिसर्च में हमारे साथ हमें पेन पेपर काम करना ही नहीं पड़ता, एक रिसर्चर को तो वो सिर्फ टाइप करता है वर्ड में, और वो टाइप्ड चीज, चाहे सिनॉप्सिस बनाना हो, चाहे टर्म पेपर बनाना हो, चाहे अपनी थीसिस ही लिखनी हो, जब तक वो पेन पेपर नहीं है, जब तक वो कंप्यूटराइज्ड है, तब तक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो पेन पेपर पे आता है, तो उसे एक स्क्राइब की जरूरत पड़ती है।
तो ये अपनी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है। कुछ लोग चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी अडेप्ट नहीं कर सकते, उन्हें एक व्यक्ति चाहिए हर बार कोई चीज़ नोट करने के लिए, तो फिर उनकी मजबूरी हो जाएगी, उनकी व्यवस्था है। और यही एक बड़ा कारण है कि बहुत सारे लोग पीएचडी इसीलिए भी परस्यू नहीं करते कि उन्हें ये दिक्कत आती है कि हमें हर समय एक ऐसा व्यक्ति चाहिएगा जो हमारे साथ फील्ड में आए, जो फील्ड में, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जब शेड्यूल भराने, क्योंकि मेरा भी वो काम शुरू नहीं हुआ है, जब आप शेड्यूल भराने, क्वेश्चनर भराने के लिए निकलेंगे बाहर रिस्पोंडेंट से, तब निश्चित रूप से आप उनको ये तो नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें शेड्यूल देता हूँ और तुम कंप्यूटराइज टाइप करके मुझे वापस कर देना। वो जो बोलेगा शेड्यूल तो ऐसा होता है कि आप सामने वाले को देते हैं, वो खुद ही भर के दे देगा आपको एक बार, वहां तो चल जाता है। जो क्वेश्चनर्स होते हैं वो एक तो इसलिए भी बनाए जाते हैं कि किसके लिए बनाए, मान लो किसी इलिटरेट से आपको सवाल पूछ रहे हैं तो वो अपना रिस्पॉन्स तो दे देगा, आप उसका रिस्पॉन्स कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो फिर दो तरीके, इसमें भी टेक्नोलॉजी आपको स्क्राइब चाहिए, तब चाहिए तो सही। लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने ऐसा कर रखा है कि यहाँ वो क्या करते हैं, अपना ऑडियो फोन ले जाते हैं, सारे रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करके लाते हैं और बाद में फिर वो, लेकिन पेन पेपर तब भी है तो लास्ट में भी आपको स्क्राइब तो चाहिएगा। आप फील्ड में नहीं ले गए अपने स्क्राइब को, क्यों? क्योंकि जो शेड्यूल लगती है पीछे वो ओरिजिनल लगती है थीसिस में। आप ये तो नहीं कि उनके रिस्पॉन्स आपको मिल गए और आपने उसको पेन और पेपर में से चेंज करके उसकी टाइप्ड कॉपी ले ली, तो ये नहीं होता। खैर, लेकिन वर्तमान में अली भाई इस स्क्राइब वाले विषय को लेकर क्या नियम है? नियम दरअसल भारत सरकार ये चाहती थी कि एक जैसे हो जी, और कई राज्यों में, विशेष तौर पे राजस्थान ने वो कोशिश की कि हम भारत सरकार के ही नियम श्रुति लेखक लागू करवाएं। कुछ मोटे मोटे नियम है, लेकिन पूरे भारत में भी वो यूं के यूं लागू नहीं है। अलग अलग राज्य नहीं है, अब तो छोड़िए राज्यों की तो दूर की बात है, अलग अलग संस्थाएं जो होती हैं, एक राज्य में 5 से 6 संस्थाएं परीक्षाएं कराती है जी। अलग अलग संस्थाओं के ही अलग अलग नियम हो जाते हैं जी। एक बेसिक सी बात है, पहले नियम पे आते। नियम ये कहता है कि एक तो भारत सरकार का कि व्यक्ति अपना श्रुति लेखक खुद चुन सकेगा जी। दूसरा, कुछ 2013 में ये नियम था कि अपनी योग्यता से अधिक योग्यता का श्रुति लेखक भी वो चुन सकेगा, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक ये था कि जब आप एक इन्विजिलेटर की नियुक्ति करते हैं जी, अब इस एनवायरनमेंट को भी समझने की जरूरत है। एक कमरा होता है, उसमें एक श्रुति लेखक होता है, एक अभ्यर्थी होता है और एक इन्विजिलेटर होता है, कुल 3 लोग होते हैं जी। तो हमारे लोक प्रशासन में एक शब्द होता है नियंत्रण का क्षेत्र जी। नियंत्रण का क्षेत्र काफी सीमित है उसका, यानी एक इन्विजिलेटर जो जनरली 20 लोगों को इन्विजिलेट करता है जी, वो उसका नियंत्रण का क्षेत्र 20 लोगों का है, वो वहां सिर्फ एक ही अभ्यर्थी को इन्विजिलेट कर रहा है जी। तो भारत सरकार का जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है, मंत्रालय है, मतलब उसका अब बना है डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स, तो अब आया है, पहले वो मिनिस्ट्री में ही चलता था जी, डेस्क हुआ करती थी। हाँ, डेस्क हुआ करती थी, अब पूरा डिपार्टमेंट है जी। तो 2013 में उन्होंने एक लॉजिक ये अप्लाई किया कि जब इन्विजिलेटर है जी, तो हम श्रुति लेखक यानी अभ्यर्थी से ही ये सुनिश्चित क्यों कराना चाहते हैं कि तुम कदाचार नहीं करोगे? कुछ नियंत्रण तो हमारे सरकार के भी हाथ में होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम लोग, जैसे कोई जनरली छात्र भी, वो भी अगर चीटिंग करता है तो आप उसकी चीटिंग को रोकने के कुछ उपाय करते हैं जी, लेकिन उसको परीक्षा देने से वंचित तो नहीं करते ना जी, कि परीक्षा ही ना हो तो चीटिंग कहाँ से होगी, ये कॉन्सेप्ट तो नहीं है जी। लेकिन श्रुति लेखक नियम इतने सख्त कर दिए गए थे पहले 2013 से पहले कि या तो इंसान श्रुति लेखक के अभाव में परीक्षा ही छोड़ दे और या फिर उनकी मन मुताबिक व्यवस्था के अनुसार अपना श्रुति लेखक लाए। वो काफी चुनौतीपूर्ण था, मैं बताऊंगा क्यों। हाँ। अभी दूसरा नियम ये है 2013 का योग्यता और ये सब के अलावा कि आप चाहे तो बीच में अपना स्क्राइब चेंज कर सकते हैं। एग्जाम, एक सेशन हो रहा है एग्जाम का जिसमें आपको 5 एग्जाम्स देने जी। 2013 से पहले व्यवस्था थी कि आपने जो परीक्षा शुरू करी जिस श्रुति लेखक के साथ, आपको अंत भी उसी से करना है जी। बिल्कुल थी। अब इसमें दिक्कत जहाँ पर मल्टीपल परीक्षाएं हैं, जैसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा का परीक्षा है जिसमें 8 से 9 पेपर लिखने होते थे आपको, आप 4 लिखने होते हैं जैसे मुख्य परीक्षा में, तो फिर भी एक सीरीज ऑफ पेपर्स होते हैं उसमें। हाँ। बिल्कुल। तो मान लीजिए यूपीएससी में भी आपको 9 लिखने जी, तो आप 1 ही ले जाएंगे। बोर्ड में अगर आपको 6 लिखने हैं पेपर तो भी आप 1 ले जाएंगे जी। अब इसकी समस्या क्या थी? 3 इसकी बड़ी दिक्कतें थी। एक तो स्वास्थ्य कारणों से कोई ना है, दूसरा आपको पहले ही प्रश्न पत्र में समझ आ जाएगी श्रुति लेखक से अब आगे नहीं चला जा सकता, काबिलियत नहीं है इसमें। हाँ, हमने चुन तो लिया था लेकिन हमने बता सतही स्तर तक चुना था। तीसरा जो प्रमुख कारण होता है वो ये होता है, कई बार आपकी परिस्थिति आपके वश में नहीं होती। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं एक बार जब बीए सेकेंड ईयर का एक परीक्षा दे रहा था तो मैंने एक बीए फर्स्ट ईयर के छात्र को अपॉइंट किया, डिप्लॉय किया। तब उसके विश्वविद्यालय में कोई परीक्षा नहीं होनी थी, अचानक से एक पेपर उसका पोस्टपोन होता है और वो उसी दिन आकर लगता है जिस दिन मेरा पेपर था, जिस दिन आपकी परीक्षा है। अब ये समझाना बड़ा मुश्किल है, ये आप साबित भी कैसे करो? साबित तो कर सकते हैं लेकिन जब नियम ये कह दे एक्सप्लिसिटली कि नहीं बदला जा सकता, क्योंकि नियमों में
जहाँ हमें मान के चल रहे थे कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। 2013 में फ्लेक्सिबिलिटी आई। जो इस नियम का विरोध करते हैं उनका एक सतही तर्क है, वो कहते हैं आप गणित के प्रश्न पत्र के दिन गणित वाला ले आओगे, विज्ञान वाले के दिन विज्ञान वाला ले आओगे, ठीक है। लेकिन ये दो तरह के इसमें भ्रम है। एक तो ये कि किसी को ये लगे कि इनके पास तो 10-10 स्क्राइब का सेट रहता होगा और वो हर रोज अलग अलग स्क्राइब इस्तेमाल कर ही सकते हैं, ऐसा संसाधन किसी के पास नहीं होता। दूसरा ये कि इन्विजिलेटर की व्यवस्था तो है ही, इन्विजिलेटर का काम ही यही है कि जो बोला जा रहा है वही लिखा जाए। और अच्छी संस्था यूपीएससी जैसी संस्था है, ऐसा अच्छा इन्विजिलेशन करती भी है। अब राजस्थान में ये हुआ क्या कि यूनिफॉर्मिटी नहीं आई 2013 के बाद भी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप अपनी मर्जी का स्क्राइब नहीं ला सकते जी, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज में ये नियम था कि आप ला तो सकते हैं, हम अपना नहीं देंगे, यानी आधा था, जबकि नियम है कि दोनों हो सकता है जी। कुछ लोगों ने ये भी नियम बनाया कि आप अपनी योग्यता से कम का ही श्रुति लेखक लाएंगे, वो स्वतंत्रता नहीं मिली। 2000 नियम में था 2013 का जो नियम है, नियम संख्या 4 आई थिंक है। हाँ, 4 और 5 लगा, ये दोनों ही इन दोनों से डील करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से 4 डील करता है और स्वतंत्रता से 5 डील करता है जी। फिर 2018 में एक्चुअली यूपीएससी ने एक रिप्रेजेंटेशन भेजा सरकार को जी, कि कहा कि इस नियम को थोड़ा सा बदल के और 1 स्टेप बिलो वाला कर दीजिए, ठीक है। दृष्टिहीन समाज ने कोई खास विरोध इसका किया भी नहीं, क्योंकि उनको लगता है ठीक है चलो रैशनल है, अगर इसी कारण सब कुछ रुका हुआ है तो ये कर देते हैं। उसके बाद हुआ ये कि 2018 में नए नियम आए, लेकिन देखो हुआ ये कि ये जो आपका कानून है 1995 का, वो ये कहता है कि दिव्यांगजनों के मामलों से संबंधित सारे नियम बनाएगी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, भारत सरकार। हाँ, भारत सरकार और राज्य सरकार को डेलीगेटेड पावर थे जी, लेकिन था तो मिनिस्ट्री के पास। दूसरा तर्क ये 2000 उसमें बेटर करने की पावर थी स्टेट गवर्नमेंट के पास, हाँ, उसको कम घटाने की नहीं। हाँ, एक मिनिमम स्केल तो तय था जी, उससे ऊपर आप जा सकते थे, नीचे तो नहीं आते। 2013 का नियम भी ये कहता है कि पूरे देश में एक जैसे एक रूप नियम लागू होंगे, तो यानी एक ही संस्था बनाएगी, इसका मतलब तो यही हुआ ना, तभी पूरे देश में आप एक साथ। एक पब्लिक सर्विस कमीशन तो कोई और नियम फॉलो कर रहा है, उसी राज्य का बोर्ड कोई और नियम फॉलो करता है, और उसी राज्य के विश्वविद्यालय नियम फॉलो, हाँ, अपनी ही सीनेट से पास कराए हुए, अपनी ही जो उनकी बॉम होती है, बिल्कुल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, उनसे पारित नियमों को। और दावा ये होता है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार, और लेकिन पारित बॉम से हो रहे हैं। तो इस व्यवस्था को चुनौती दी गई राजस्थान में। तो सबसे पहले केंद्रीय स्तर पे चुनौती दी गई। केंद्रीय स्तर पे तो 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक रिट लगती है यूपीएससी के खिलाफ। यूपीएससी और उसी समय संभावना एनजीओ दिल्ली हाईकोर्ट में लगा देता है। दोनों ही रिट एक साथ एक ही वर्ष में एक ही महीने के अंदर डिसाइड होती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ये कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का जो ऑफिस मेमोरेंडम है 2013 वाला, आप उसको विटल डाउन नहीं कर सकते। यूपीएससी ने दरअसल क्या माना कि ये एक एडवाइजरी है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसको स्पष्ट कर दिया कि एडवाइजरी नहीं है, ये बाइंडिंग ऑर्डर है। उसके बाद लागू करना पड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने थोड़ा सख्त रुख लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा इमीडिएट इफेक्ट से लागू होगा, और आप जो परीक्षा 2 दिन बाद होनी थी यूपीएससी की जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स है, सारे सेंटर सुपरवाइजर्स को आप निर्देश जारी करेंगे कि ये परसों से लागू हो। मतलब बॉम्बे हाईकोर्ट ने तो केवल उसकी वैलिडिटी को एग्जामिन करके ये बताया कि हाँ ये बाइंडिंग है आपके लिए, लेकिन कोई डेडलाइन नहीं दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने डेडलाइन दे दी थी कि भाई आपको इसी परीक्षा से इसको लागू करना ही करना है। फिर यूपीएससी ने 2015 में एक पत्र लिखा मिनिस्ट्री को कि ये नियम बदले जाए। अब ये कि 2014 में उन्होंने नियम लागू किए और 2015 तक उनके पास ये डाटा कहीं से तो आया कि चीटिंग बहुत हो रही है। इसको ज्यादा अनुभव उन्होंने किया नहीं। दूसरा ये भी कि यूपीएससी कभी ये बता भी नहीं पाई कि चीटिंग जिन्होंने की उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई या ये सोर्स क्या था। खैर वो भी एक दिक्कत की बात ये भी नहीं कि एटलीस्ट यूपीएससी ने फिर भी लागू रखा उसे। बाकी राज्यों में तो आज भी स्थिति है। केरला हाईकोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें केरला पब्लिक सर्विस कमीशन एक नियम है ये कि 40% जो भी डिसेबल्ड होगा उसको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक्ट में दे रखी है। केरला पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये कहा कि कोई ब्लाइंड अगर 75% से कम ब्लाइंड है, उसकी डिसेबिलिटी का लेवल 75% से बिलो है, तो केरला पब्लिक सर्विस कमीशन उसको स्क्राइब की फैसिलिटी नहीं देगा। ये बात सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन की जी, कि ये ग्रेव वायलेशन है, क्योंकि जब 40% तो मैंडेटरी है। राजस्थान में बहुत सारी रेट लगी अलग अलग, जैसे एक मैंने लगाई थी 2018 के अंत में, दिसंबर में मेरी लगी थी जी। कारण यही था कि आरपीएससी कह रहा था कि भाई किसी भी व्यक्ति को श्रुति लेखक नहीं लाने दिया जाएगा, हम अपनी व्यवस्था खुद करेंगे, केंद्र अधीक्षक को कोई आदेश दे। जबकि 2017 में ही राजस्थान हाईकोर्ट इस पे डिसाइड कर चुका था कुलदीप जैमन के केस में। फिर हमारा एक साथी कुलदीप जैमन जिसके बारे में बात करें, उसको प्रीलिम्स में एक स्क्राइब उपलब्ध कराया गया
2018 में हुई वो 5 अगस्त को। RS की प्रीलिम्स थी जी। वो उसको जो स्क्राइब उपलब्ध कराया गया वो कॉम्पिटेंट नहीं था जी। उसने 6 अगस्त को पत्र लिखा RPSC को कि इसका रिकोर्स लिया जाए, या तो मुझे प्री में डिक्लेयर चयनित घोषित किया सक्सेसफुल कैंडिडेट बताया जाए, या फिर आप परीक्षा दोबारा करा सकते हैं। मुझे इसमें भी आपत्ति नहीं है। RPSC ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रिजल्ट आने के बाद वो हाई कोर्ट जाता है। सिंगल बेंच उसकी रिट खारिज करके हुए कहती है अगर हमने इस पे फैसला कर लिया तो पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, कि मानते हुए भी कि फैक्ट्स जो है वो कैंडिडेट के पक्ष में है, लेकिन आर्ग्यूमेंट ये था कि पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलना था। जब यही रिट अपील हुई डिवीजन बेंच में, तो डिवीजन बेंच ने माना कि अगर अन्याय हुआ है तो न्याय करना हमारा काम है। उन्होंने RPSC को यह आदेश दिया कि कुलदीप जैपन को प्रीलिम्स में चयनित घोषित किया जाए और उसको मुख्य परीक्षा में बिठाया जाए। और यहीं से सारी चीजें पलट जाती है, क्योंकि अब RPSC के लिए वेकअप कॉल था राजस्थान के संदर्भ में, तो कि अगर अब आप नहीं जगे तो फिर RPSC ने एक नियम बना दिया, जारी कर दिया। वो भी 2018 के गाइडलाइंस के अनुरूप तो नहीं है, लेकिन पहले से बेहतर व्यवस्था ये है कि अब आप अपना ला सकते हैं। पहले था केंद्र अधीक्षक से आपको बहस करनी होती थी। अच्छा, केंद्र अधीक्षक को ये पावर देना फिर ये आर्बिट्रेरी पावर है। मतलब क्यों कि केंद्र अधीक्षक किसको चुनेगा? आपने अधिकतम योग्यता तो लागू कर दी कि अधिकतम इतना होना चाहिए, लेकिन आपने न्यूनतम मानक तो लागू ही नहीं किया। यानी आप ये कह सकते हैं कि श्रुति लेखक कोई भी हो सकता है, लेकिन श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ठीक है, खराब तो हो सकता है पर श्रेष्ठ नहीं हो सकता। उसी कुलदीप जैपन वाले केस में ये भी हाईकोर्ट ने कहा था कि एक नियम ये भी कहता है कि अगर आप अपना स्क्राइब देंगे तो 24 घंटे पहले स्क्राइब और कैंडिडेट के बीच में आपको मीटिंग करानी होगी। पब्लिक सर्विस कमीशन कहता है कि ऐसा कोई नियम एग्जिस्ट नहीं करता। तब हाईकोर्ट अपने जजमेंट में मेंशन करता है कि 2017 की हमारी जो जजमेंट थी उसी में रूल लिखा हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि रूल एग्जिस्ट नहीं करता, और ऐसा भी नहीं है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को अवेयरनेस नहीं थी। ये लड़ाई पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ नहीं है और यूनिवर्सिटीज के खिलाफ नहीं थी। एक आपको किसी के खिलाफ शुरू करना था ताकि आप उसको एग्जाम्पल बनाकर दूसरे इंस्टीट्यूट्स को भी अवेयर कर सके कि भाई हम एक जगह इस लड़ाई को जीते। अदरवाइज ये राजस्थान में तो इसलिए हो पाया कि 2-4 जो लोग थे अलग अलग टाइम पे वो रेट लगाते गए और वो अपने लिए अगर रिकॉर्ड्स लाते गए तो एक अवेयरनेस आई। बाकी राज्यों में अभी भी इसकी जरूरत है, होना अभी बाकी है। केंद्रीय स्तर पे जरूर है कि हाँ, एक बात और है कि श्रुति लेखक 2018 के जो नियम लागू हुए हैं जी, जिसमें आप अपनी योग्यता से कम योग्यता का स्क्राइब ही लाएंगे, ये नियम है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पे स्टे कर दिया था तब तक के लिए जब तक कि कोई भी संस्था अपना खुद का पैनल नहीं बना लेती जी। कारण क्या था कि जो बैंक्स है, यानी IBPS जो कराता है, SBI अपना एग्जाम कराता है, ये बैंकिंग एग्जाम्स थे। इसके अलावा और भी दूसरी संस्थाएं थी जी। उन्होंने नियम को आधा लागू कर लिया। क्या किया उन्होंने कि वो जो पोर्शन था कि श्रुति लेखक की योग्यता अपने से कम की होगी, उसको तो उन्होंने बाइबल की तरह माना। उनके लिए वो एक ठीक है गॉस्पल ट्रुथ जी, ठीक है। लेकिन एक लाइन और थी कि अगर श्रुति लेखक आपसे स्क्राइब की मांग करता है तो आपको स्क्राइब उपलब्ध करवाना पड़ेगा। आपने इसके बारे में तो ये कहा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम नहीं उपलब्ध करा सकते जी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि फिर ये तो आधा नहीं चलेगा, या तो ये नियम टोटालिटी में लागू हो, और जब तक ये टोटालिटी में लागू नहीं होता तब तक 2013 वाले रूल्स एग्जिस्ट करेंगे। UPSC ने अपना पैनल बना रखा था, उसने कभी आर्ग्यूमेंट दिया भी नहीं कि हमारा पैनल नहीं है। SSC के पास भी अपना पैनल था। जिनके पास अपना पैनल नहीं है उन्होंने पैनल बनाने की पहल भी नहीं की। उनको ये लगता है कि 2013 के नियम ही सही वो, तो इसलिए यानी अब तर्क ये है मेरा कि जो यूनिफॉर्मिटी की तरफ आप बढ़ भी रहे थे जी, वो यूनिफॉर्मिटी फिर नहीं आ पाई। आप 2018 में जो नियम लाए आपने खुद उसकी यूनिफॉर्मिटी तोड़ी, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा फिर यूनिफॉर्मिटी बने तो पूरी बने। अर्थ सिर्फ ये है कि यूनिफॉर्मिटी अभी केंद्र स्तर पे भी, जो केंद्र स्तर पे यूनिफॉर्मिटी थी वो भी टूट गई अब। यानी UPSC SSC जैसी संस्थाएं कुछ और फॉलो करती है और IBPS और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वगैरह ये कुछ और फॉलो करते हैं। इसके पीछे कारण ये भी है कि जो ऑनलाइन एग्जाम्स अब होने शुरू हुए हैं, तो सेंटर्स जो होते हैं, पहले क्या होता था एक व्यवस्था होती थी, स्कूल्स कॉलेजेस में एग्जाम होते थे, वहाँ का जो प्रिंसिपल होता था वो सेंटर सुपरवाइजर होता था। तो वो सारे कैंडिडेट्स को एक परीक्षा का वो माहौल। एक दूसरा अब क्या हो गया कि आप एक ऑनलाइन सेंटर में जाते हैं और ऑनलाइन सेंटर का जो सुपरवाइजर होता है वो सेंटर सुपरवाइजर नहीं होता जी। दूसरा ये भी कि ये तय भी नहीं है कि कल को वही परीक्षा होनी है, तो इसलिए आप एक पैनल रखना मुश्किल हो गया है जी। यानी IBPS या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अपना पैनल इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि अगला एग्जाम मोड क्या होगा। लेकिन UPSC SSC इस बात को अभी भी जानते हैं कि उन्हें किसके थ्रू काम करना है। जैसे UPSC फिर भी एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर के थ्रू चलता है, जैसे उदयपुर में, जोधपुर में, हर जगह वो। CBSE का भी यही है क्योंकि CBSE के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स में आज भी ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं कराते, स्कूल्स में कराते हैं वो भी। उसी तरह NTA 2013 के रूल्स फॉलो करता है, उसका भी यही तर्क है कि NTA के पास अभी अपना पैनल है नहीं,
अब उसने बनाने की कोशिश की नहीं कि इसकी जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन हाँ वो भी नहीं, इसीलिए नहीं बना पाया क्योंकि उनके भी एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं जी। एक बात जरूर कहूंगा कि ये जो 2013 के स्क्राइब रूल्स थे, सबसे पहले जिन संस्थाओं ने मानना शुरू किया था उनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी जैसी संस्था, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी जी। इस बात की खुशी है मुझे कि एटलीस्ट कहीं शुरुआत हुई, कोई बहस नहीं कि हमें क्यों लागू करना है, शायद एक वो इंस्टीट्यूशनल एरोगेंस नहीं रहा जी, ये कहेंगे। तो श्रोताओं, आज हम बात कर रहे थे श्रुत लेखक के विषय को लेकर, स्क्राइब के विषय को लेकर, जो कि एक बहुत ही आवश्यक और नीडफुल विषय है हमारे दिव्यांग साथियों के लिए, विशेष रूप से नेत्रहीन साथियों के लिए। इस विषय पर अली भाई से हमारी बातचीत ऐसे ही जारी रहेगी। हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार इसी समय इसी दिन, और इस विषय पर और भी ढेर सारी बातें हम अली भाई से करेंगे। आप सुनना ना भूलिएगा इसी समय इसी दिन।